हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का 29 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में बात करें उन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिन पे आज में द हिंदू बेस्ड एनालिसिस करनी है। वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो इनमें जो आज का हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट होगा वो होगा मल्टीलेटरलिज्म। बहुत पक्षीय जो उनको कि जहाँ भी जैसे कई कंट्री को भी जो समझौता होता है, हम लोग उस समझौते को मल्टीलेटरलिज्म के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ आई हुई हैं उसको देखेंगे, और इसके बाद टू स्पीच जो एडिटोरियल पेज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान के जो यूएन में भाषण दिए गए थे उस पर स्पीच उसका मतलब एनालिसिस किया गया। साथ ही साथ 13th अमेंडमेंट जो कि कल के एनालिसिस के अंतर्गत भी आया हुआ था, और आज भी हम इसको देखेंगे। साथ ही साथ कोविड-19 की भी इंस्ट्रक्शन आई हुई है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आज के सेशन को संपूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम सभी आर्टिकल्स को। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें आज की सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो वो है यूपीएससी रिलक्टेंट टू पोस्टपोन सिविल सर्विसेज एग्जाम ड्यू ऑन अक्टूबर 4। तो यानी जितने भी स्टूडेंट को यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स देना है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ये हर हाल में एकदम समझ लीजिए कि यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि सारी व्यवस्थाएं हमारी मेंटेन हो चुकी हैं और सारी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित हो जाएगी और इसके लिए रिलैक्स मोड में चल रहे हों या फिर इससे उम्मीदें किए हों, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा। 4 अक्टूबर को निर्धारित समय पर ही होगा। फ्रेंड्स ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। साथ ही साथ यदि हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कोविड-19 वैक्सीन लाइकली इन अर्ली 2020 वर्धन। तो डॉक्टर जो हर्षवर्धन हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा है कि लगभग 2021 के जो हाफ यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने मंडे को ये कहा कि द फर्स्ट वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज़ लाइकली टू बी अवेलेबल इन द फर्स्ट क्वार्टर इन 2021। तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंतर्गत कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगभग अवेलेबल हो जाएगी। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कोविड-19 को लेते हुए और उसके संबंधित एस्पेक्ट को। यानी कि अभी और भी जो डाटा दिखाए गए हैं, जो कुछ प्रमुख देशों के जो डाटा हैं उसको देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे डाटा क्या है। यूके हुआ, इजराइल हुआ, रसिया हुआ, कोलंबिया हुआ, स्पेन हुआ, जो भी देश हैं उनकी डाटा को लेते हुए साथ ही साथ इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि 2021 के पहले चौथाई यानी कि लगभग अप्रैल जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक जो है आपका कोविड-19 जो वैक्सीन है लगभग आ जाएगी। मार्च अप्रैल तक आपकी वैक्सीन आने की उम्मीदें कही जा रही हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि इस आर्टिकल की, तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूएन एंड द रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म। तो मल्टीलेटरलिज्म से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज जो हैं रिट्रीट कर रही हैं, वो पीछे हट रही हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? द यूएन कैपेसिटी फॉर द फेस डाइवर्स चैलेंज डिपेंड्स अपॉन द नेशन एक्टिविटी कलेक्टिवली। अब देखिए, यदि पिछले दिनों की बात करें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी यूएन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिए। साथ ही साथ उन्होंने यूएन में रिफॉर्म्स करने की भी बातें की गई। यूनाइटेड नेशन में क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या सुधार होना चाहिए। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो हम जानते हैं उसमें लगभग 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो उन्होंने ये कहा कि जो परमानेंट मेंबर्स का नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ देशों ने ये भी कहा कि जो नॉन परमानेंट देशों की संख्या है लगभग जो 10 है, उसमें भी मतलब कि इंक्रीज हो, उसमें भी होना चाहिए। ओवरऑल ये हम कहें कि जो हमारे देश के द्वारा ये कहा गया कि जो यूएन में जो सभी देश हैं वो सभी देश रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, सभी देश अपनी बातें रख सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन कमेमोरेटेड 75th एनिवर्सरी ऑन सितंबर 21, 2020 adopting a declaration. The anniversary comes at the time when the world's witness a retreat from the multilateralism. देखिए मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? मल्टीलेटरलिज्म मतलब होता है आपका बहुपक्षीय। क्या होता है? बहुपक्षी। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब किसी समझौते में, जब किसी एक अकॉर्ड में 2 से अधिक कंट्री यानी कि लगभग 3 कंट्री हों, 4 कंट्री हों, 10 कंट्री हों, 20 कंट्री हो, ऐसे ही मतलब 2 से अधिक कंट्रियों का जब संगठन होता है या 2 से अधिक कंट्री एक दूसरे से समझौता करते हैं और किसी भी समस्या, चाहे वो गरीबी हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे वो किसी भी पैंडेमिक टाइम जैसी कोई समस्या हो, या फिर उसके देश की कोई भी आर्थिक व्यवस्था हो, या फिर पानी, जल, भूख, प्यास और जो भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य हो, इन सभी को लेकर एक दूसरे से मतलब कि जुड़ती हैं, तो उसी को हम लोग मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। यानी कि जब किसी समझौते को लेकर, यानी विकास का मुद्दा हो या भूख का मुद्दा हो या फिर किसी भी देश की कोई व्यवस्था हो उसका मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जब 2 से अधिक कंट्री एक साथ जुड़ती हैं, तो उसी को हम लोग मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। तो मल्टीलेटरलिज्म
के एस्पेक्ट को बात करें तो लगातार मल्टीलेटरलिज्म से कुछ कंट्री मूव कर रही हैं, रिट्रीट कर रही हैं। अगर बात करें जैसे कि यूएसए हो गया, आपका WHO से मूव कर रहा है। आप चाइना के ले लीजिए, आप अन्य कोई कई कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, जैसे कि अगर यूएसए का इंक्रीज जो प्रेजेंस है, अगर यूनाइटेड नेशन में डिक्रीज होगा तो कहीं कहीं चाइना अपना जो प्रेजेंस है वहाँ पे इंक्रीज करेगा, जो कि एक अपने आप में अच्छी बात नहीं है। देखिए, चैलेंज की बात करें मल्टीलेटरलिज्म की, द चैलेंज टू मल्टीलेटरलिज्म इज कमिंग नॉट फ्रॉम द हैव नॉट्स बट द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम। द यूएस इज नॉट अलोन इन withdrawing the multilateralism. Brexit has shown the nationalism remains the strong in Europe. तो देखिए, मल्टीलेटरलिज्म से यूएस पहली बात तो विड्रॉ कर रहा है, साथ ही साथ ब्रेग्जिट आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों आर्टिकल्स में ब्रेग्जिट आया था। तो ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, यूरोपीय यूनियन से यानी यू से भी वो एग्जिट कर रहा है। तो ये भी अपने आप में मल्टीलेटरलिज्म का मतलब एक बहुत बड़ी एक चैलेंज को दिखाता है। साथ ही साथ और भी कुछ कंट्रीज की बात करें या फिर अगर जो भी कंट्रीज मल्टीलेटरलिज्म का यदि एस्पेक्ट की बात करें, जो भी कंट्री अगर जुड़ती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुड़ती हैं। जैसे कि अगर चाइना की बात कर लीजिए या WHO की बात कर लीजिए, आप कोविड-19 के अंतर्गत WHO पे कई सारी उंगली उठी या फिर कई सारी बातें उभर के सामने आई। तो इससे क्या होता है, जो फैथ है वो कहीं कहीं डिक्रीज हो रहा है मल्टीलेटरलिज्म में अनेक कंट्रियों का। ये क्या हो रहा है, फैथ डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जो भी मतलब कि बेसिक एस्पेक्ट है, यदि बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की या फिर जो भी है, इन सभी की ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करें तो मल्टीलेटरलिज्म अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है। यदि जैसे कि अगर यूएस क्या कर रहा है, आपका WHO से, यूनाइटेड नेशन से मतलब कि वो हो रहा है, फिर ब्रेग्जिट से ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से मतलब कि एग्जिट कर रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करें मल्टीलेटरलिज्म की, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए, देखिए मल्टीलेटरलिज्म के बहुत ज़्यादा उसमें बातें होने का कारण क्या है कि देखिए, कई कंट्री जब जुड़ती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, तो वो किसी एक मुद्दे पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, वर्क करती हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ मल्टीलेटरलिज्म से एग्जिट होने के जो प्रमुख कारण है, वो ये कारण है कि जो सेपरेट जो कंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के इंटरेस्ट को ध्यान रखती है। जैसे कि अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, कितने हैं, 5। इन पाँचों कंट्री की अगर बात करें तो ये पाँचों कंट्रियाँ अपने अपने इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करेंगी और खुद में ही इनका डिस्प्यूट बना हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ प्रमुख एस्पेक्ट इसमें पूरे टोटल न्यूज़ में मतलब इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं, आप उसको रीड भी कर सकते हैं और पिछले दिनों के न्यूज़पेपर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि इसकी, तो ये लिखा हुआ कि 2 स्पीचेस। देखिए, 2 स्पीच यूनाइटेड नेशन की 75वीं जो सालगिरह थी, उसके अंतर्गत पाकिस्तान के द्वारा भी मतलब स्पीच दिया गया, इंडिया के द्वारा भी स्पीच दिया गया। इसमें इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटजी ऑफ राइजिंग बायलैटरल इश्यू इन ग्लोबल फोरा। तो जो भी जनरल असेंबली में जो भाषण दिए गए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा, और जो इसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा दिया गया, वे स्टडी ए कंट्रास्ट, वे एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो मुद्दा था और पाकिस्तान की बात करें स्पीच की, तो बार बार वही उसका जो पुराना भाषण होता है, जिसके अंदर इंडिया की, जम्मू कश्मीर की बात करें, जूनागढ़ की बात करें और भी बहुत सारी बातें, इन्हीं पुरानी बातों को लेकर इंडिया को मतलब ब्लेमिंग किया गया है। जबकि जब हिंदुस्तान के यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जब स्पीच आया, तो वो बेसिकली पूरा का पूरा डेवलपमेंट पर और किस प्रकार इंडिया को डेवलप किया जाए, क्या क्या यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इन सब बातों का मतलब यूज इनके पूरे स्पीच में किया गया। किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का मतलब बातें, किसी भी प्रकार से मतलब कि पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं कही गई। तो जबकि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान, देखिए आपको कीवर्ड्स जो है यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कीवर्ड्स यूज किए गए उनकी स्पीच में, उसको आप सभी को तैयार रखना चाहिए कि क्या उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए, क्या क्या बातें उन्होंने वहाँ के उस स्पीच के दौरान की। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान अपने पुराने मुद्दे जम्मू कश्मीर को लेकर, जूनागढ़ को लेकर और भी बहुत सारी बातें, RSS के जैसे मुद्दों पे बार बार इंडिया को घेरने के प्रयास करा, जबकि इंडिया इन सभी मुद्दों को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करते हुए आगे बढ़ा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि मेकिंग अमेंड, तो गिवन श्रीलंका मेजोरिटिज्म टर्न्स अपील टू एड्रेस तमिल एस्पिरेंट में भी इनफैक्चुअल। तो यदि हम बात करें इंडिया के अमेंडमेंट की, तो इसमें बेसिकली 13th अमेंडमेंट की बात की जाएगी, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में
करा गया था। अब बात करें यदि हम कि इंडियाज़ अपील टू श्रीलंका टू एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ तमिल माइनॉरिटी will certainly find a resonance among the Tamil speaking population on both sides of Park Street, but it is doubtful if it have any effect. A joint statement by both countries after the virtual summit between Prime Minister नरेंद्र मोदी और जो उसके महिंदा राजपक्षे थे उनके द्वारा 26 सितंबर को जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत ये सब बातें की गई थी। तो इसमें ये कहा गया कि इंश्योर द इक्वालिटी justice, peace, respect within the united Sri Lanka for Tamils, but explicitly mentioned the need to be carry forward the reconciliation process through the implementation of 13th Amendment to Sri Lanka Constitution। तो ये लगभग जो इंडिया का श्रीलंका में जो 13th Amendment हुआ था उसकी बात करें तो इट सेड मिस्टर राजपक्षे कन्फर्म confidence that Sri Lanka would work towards realizing the expectation of all ethics group। तो ये भी अपने आप में अच्छा एस्पेक्ट है। जैसे बात करें हम कल बताए थे कि क्या डिस्प्यूट क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब ब्रिटेन का कब्जा था इंडिया और श्रीलंका पे तो वो इंडिया से तमिलों को लेके जाके श्रीलंका में काम करवाते थे। इसके बाद वहाँ पे तमिलियन जो थे वहीं पे बस गए। इसके बाद जब वो मतलब कि ब्रिटेन के चंगुल से जब आज़ाद होता है तो उसके बाद तमिल वहाँ पे माइनॉरिटी जो उनकी है मतलब वो अल्पसंख्यक बन के रह जाते हैं, और जो यहाँ की बहुसंख्यक जो समुदाय है वो बेसिकली यदि बात करें तो वो बेसिकली आपका है सिन्हाला, वो आपका मेजोरिटी जो है वहाँ पे है सिन्हाला कम्युनिटी की है जो बुद्धिस्ट है। सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिस्ट है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की का जो कार्य है वहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो यही अपने आप में बेहद ही कंसर्न का विषय है। और साथ ही साथ यदि हम इंडिया और तमिलनाडु की बात कई समझौते की बात करें तो इससे पहले मछुआरे जो हैं श्रीलंका इंडिया के कुछ क्षेत्रों तक मछली मारने जाते थे, लेकिन जब कुछ समय आया उसके अंतर्गत कुछ द्वीप को श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया गया। तब जब मछुआरे तमिलनाडु के वहाँ तक जाते थे तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, श्रीलंका की जो आर्मीज़ है उसके द्वारा उनको या फायरिंग की जाती थी या तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, जिसके द्वारा इंडिया और श्रीलंका के बीच बार बार डिस्प्यूट बना रहता था। तो इसकी जो भी एस्पेक्ट है पिछले दिन लोग भी न्यूज़ में आए थे उसको भी डिस्कस किया गया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की तो कुछ प्रकार से है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन मल्टीलेटरलिज्म अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी लोग मल्टीलेटरलिज्म पे 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।